ओपिनियन क्या है? इनके द्वारा ये ओपिनियन दिया गया है कि हम जो हैं वो इसके अगेंस्ट नहीं है इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के, लेकिन हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि जो भी हार्मफुल रेडिएशन इससे निकल रही है उसका क्या इफेक्ट हमारी डेली लाइफ के ऊपर होता है। और इन्होंने ये भी कहा है कि हम जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी से लेस होते हैं उनको हमेशा एंजॉय करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज के साथ में। एक बार हम लोग इसके रिसर्च के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इनसे जब पूछा गया कि आपने इस चीज को फाइंड कैसे किया कि ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, तो इन्होंने कहा कि ये जो है ये हमारी खुद की रिसर्च है, इसमें हमने किसी से हेल्प नहीं ली है, हमारी ये खुद की रिसर्च है कि ये जो रेडिएशंस निकलती हैं जिसका नाम है आरएफ रेडिएशन, अभी बात करेंगे हम लोग इसके बारे में, ये काफी ज्यादा हार्मफुल रहती हैं बॉडी के लिए। तो इसके लिए हमें थोड़ी सेफ्टी मेजर्स की जरूरत है। देखिए, ऐसा पहली बार ही नहीं है कि जूही चावला के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये केस दायर किया गया है। इससे पहले भी 2018 में देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी गई थी, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, और इन्होंने कहा था कि जो भी रेडिएशंस निकलती है टावर से उनकी जांच कराई जाए। और अभी जो याचिका दायर की गई है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, ये सबसे पहले जस्टिस हरिशंकर के सामने आई थी, लेकिन फिर इन्होंने इसको पास कर दिया था दूसरी बेंच को। तो जानते हैं हम लोग सबसे पहले आरएफ रेडिएशंस के बारे में। यहां आप लोग देख सकते हैं आरएफ रेडिएशंस, इसको कहा जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। आरएफ की जो फुल फॉर्म है वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी। देखिए, जितने भी वायरलेस इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे निकलती है ये आरएफ रेडिएशंस। यहां हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, रेडिएशन जो हैं वो दो तरह की होती हैं, एक तो होता है नॉन आयोनाइज्ड और एक होता है आयोनाइज्ड। तो सबसे पहले हम लोग आयोनाइज्ड को समझते हैं। देखिए, आयोनाइज्ड वो होती है जिनके पार्टिकल्स चार्ज रहते हैं और जो ह्यूमन सेल है उसको ये डैमेज करती है, और कहीं ना कहीं कैंसर जो है इससे उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग बात करें एक्सरे की, हम लोग बात करें वाई रेज जो है उनकी बात करें, फिर अल्फा की, बीटा, गामा रेज, इनकी यदि हम लोग बात करें तो ये कहीं ना कहीं आप लोग को पता है कि जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं जब वो एक्सरे करवाती हैं या फिर हम लोग कहें कि कोई दूसरी जांच जो है वो करवाती हैं, तो उस समय कहीं ना कहीं डैमेज सेल्स को डैमेज होने का खतरा बना रहता है। लेकिन हम लोग बात करें नॉन आयोनाइज रेडिएशंस की, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं नो प्रूवन इफेक्ट एट एनवायरमेंटल लेवल्स। तो ऐसा कोई भी जो है वो इफेक्ट इसका नहीं देखा जाता है। यहां हम लोग इसमें देख सकते हैं कि जितनी भी माइक्रोवेव्स रहती हैं, ठीक है, जितनी भी माइक्रोवेव्स रहती हैं वो इसमें काउंट होती हैं, रेडियो वेव्स काउंट होती हैं, यहां तक कि लेजर लाइट जो है वो भी इसमें काउंट होती है। हम लोग बात कर रहे हैं नॉन आयोनाइज्ड की। यहां पे एक और की हम लोग बात करना चाहेंगे यूवी रेज। यूवी रेज जो है वो भी आती है किसमें, नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशंस के अंदर आती है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि यूवी रेज जो है वो तो इफेक्ट करती है हमारी स्किन को। देखिए, एक कॉन्टिनेंट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज्यादा स्किन कैंसर के केसेस देखे जाते हैं। वो इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जितने भी सिटीजन्स हैं इनका ओरिजिन हुआ है ब्रिटेन से, और यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए ये ठीक ढंग से उसको अडेप्ट नहीं कर पाए हैं। इसलिए यूवी रेज से इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे थे स्किन कैंसर की, वो ज्यादा देखने को मिलते हैं कहां पर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो यहां आप लोग देख सकते हैं कि नॉन आयोनाइज्ड जो रेडिएशंस हैं उनमें से कुछ जो हैं वो इफेक्ट करती हैं, लेकिन वो काफी कम हैं। लेकिन आप लोग कहेंगे कि सर यूवी रेज तो इफेक्ट करती हैं, तो इसके बारे में हम लोगों ने अभी देख ही लिया है। यहां पे आप लोग एक और चीज समझिए कि हर्ट्ज की हम लोग बात करते हैं कि ये जो है रेडिएशंस इनको मेजर किया जाता है हर्ट्ज के अंदर, और एक हर्ट्ज जैसे यहां पे लिखा हुआ है 1 किलो हर्ट्ज, तो हम लोग हर्ट्ज की बात करें तो 1 हर्ट्ज के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 सेकंड में कितनी बार रिपीट होती है, तो हम लोग कहेंगे कि वो कितनी है, 1 हर्ट्ज है। तो जैसे जैसे हम लोग नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशंस की तरफ बढ़ते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लो होती जाती है। ठीक है, तो यहां आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, जितनी भी टावर से रेडिएशंस निकलती हैं ये तो हार्मफुल होती हैं, ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन कितनी हार्मफुल है इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशंस की यदि हम लोग बात करें तो आप लोग यहां पे देखिए कि लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसका मींस आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं। यहां पे मैं आप लोगों के सामने एक वर्ड लिखता हूं। सबसे पहले मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक, ठीक है, और फिर लिखता हूं मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिक जो करंट है उसके कारण मैग्नेट प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेट प्रोड्यूस होने से जो भी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उसको कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। और जहां भी जिस भी एरिया के अंदर ये स्प्रेड होना शुरू हो जाती हैं उसी एरिया को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एरिया, जो कि टावर के नजदीक होता है। तो टावर के नजदीक ऐसा एरिया जो है वो जल्दी बिल्डअप हो जाता है। देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म की हम लोग बात करना चाहेंगे और वो है सार वैल्यू। इसका मीन्स होता है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। इसका मीन्स है कि जब भी टावर से कोई रेडिएशंस निकलती हैं तो आपका स्मार्टफोन जो है वो उसको डिटेक्ट करता है और एब्जॉर्व करने की कोशिश करता है। जब आप लोग नया सेल फोन परचेज करते हैं तो उसके बैक कवर पर एक वैल्यू लिखी रहती है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं 0.616 और देख सकते हैं कि 0.548। ये क्या चीज है? इंडिया के अंदर जो सार वैल्यू अलाउ है वो है 1.6 वॉट पर केजी। ये इंडिया के अंदर वैल्यू अलाउ है, जबकि यूरोपियन कंट्रीज की हम लोग बात करें तो वहां पर 2.5 वॉट पर केजी जो है ये वैल्यू अलाउ होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब सिग्नल्स आते हैं टावर से तो हमारा फोन जो है वो कितनी रेज को, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है। यहां पे हम लोग डिफरेंट कंपनीज के फोन जो हैं उनकी सार वैल्यू देख सकते हैं। यहां पे देखिए स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट जो है यहां पे आप लोग देख सकते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो मोबाइल परचेज किया जाता है। लेकिन इंडिया के अंदर अभी इतना एडवांसमेंट नहीं है कि हम लोग इन चीजों को देखने की कोशिश भी करें। देखिए यहां पर अब बात की जाएगी 5G नेटवर्क के बारे में कि 5G के अंदर G जो होता है इसका मीन्स होता है जनरेशन, और ये 5G काम करता है 3 बैंड्स के ऊपर। तो मेनली है लो बैंड, मिड बैंड एंड हाई फ्रीक्वेंसी बैंड जो है इसके ऊपर 5G नेटवर्क काम करता है। लेकिन आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन और होगा कि फिर ये 4G से 5G के लिए हमने स्विच क्यों किया है? तो यहां पे आप लोग देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है लेटेंसी। यहां पे काफी कम हो गई है, 10 मिली सेकेंड जो है यही रह गई है। इसका मीन्स है कि जो सिग्नल्स डिले होते हैं उसकी रेट है ये कि कितने टाइम जो है वो सिग्नल्स डिले होते हैं, तो काफी कम जो है। जैसे कई बार होता है ना कि आप लोग किसी से बात कर रहे हैं और कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरी जगह पर बैठा है, तो आपकी आवाज जो है उसको पहुंचने में टाइम लगता है, सिग्नल जो है वो पहुंचने में टाइम लगता है। या फिर आप टीवी पर कोई मूवी देख रहे हैं तो आप उस मूवी को जब देखते हैं तो वो बोलता है, उसके बाद में आपके पास में वो शब्द आते हैं। तो ये शायद आप लोग समझ गए होंगे, इसे ही कहते हैं हम लोग लेटेंसी रेट जो है वो कहा जाता है। फिर इसके अंदर 5G नेटवर्क के अंदर भारत कहां खड़ा है ये भी देखना जरूरी है। भारत ने सबसे पहले 2018 के अंदर ये प्लान किया था कि हम लोग एज सून एज पॉसिबल 5G नेटवर्क को इंट्रोड्यूस करेंगे इंडिया के अंदर। लेकिन जब 2G नेटवर्क ग्लोबल लेवल पर 1991 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया तो भारत में वो आया 4 साल के बाद में 1995 में। 3G नेटवर्क इंट्रोड्यूस किया गया पूरे वर्ल्ड में 1998 में, और भारत में आया वो 10 साल बाद, या तो हम लोग कहें कि 2008 में आया। 4G नेटवर्क जो है वो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया आफ्टर 7 ईयर, मतलब विश्व में आया 2008 में और भारत के अंदर 7 साल बाद उसको इंट्रोड्यूस किया गया। हम लोग कहेंगे कि 2015 के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया गया। और अब 5G नेटवर्क के लिए ये है कि अर्ली 2022 के अंदर ये जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। यहां पे हम लोग एक पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करेंगे जिसको हेड किया है MP शशि थरूर के द्वारा, और उन्होंने कहा है कि ये जो डिले हुआ है 5G नेटवर्क के अंदर ये कहीं ना कहीं कोविड के चलते हुआ है। और फिर उनके द्वारा ये भी कहा गया कि 5G सर्विसेज जो है ये जल्द से 2022 के अंदर अब इनको लॉन्च कर दिया जाएगा। यहां पे हम लोग और देख सकते हैं कि साउथ कोरिया जो है इसकी 85 सिटीज के अंदर 5G नेटवर्क को लॉन्च कर दिया है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले 5G नेटवर्क को लॉन्च करने वाला कौन सा था? साउथ कोरिया था। उसके बाद में चाइना बना और फिर USA बना। फिर तो काफी ज्यादा जो है फिर इसके अंदर लाइन लग गई, UK बन गया, सऊदी अरब बन गया, स्पेन बन गया, UAE बन गया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और रोमानिया इसके अंदर फिर
सीधे सीधे काउंट हो गए। देखिए, कंक्लूजन की हम लोग बात करें तो ज्यादा इसके बारे में बात करने के लिए है ही नहीं हमारे पास में, क्योंकि WHO ने अपनी साइट पर ये अपडेट कर रखा है। आप लोग भी उसको जाकर देख सकते हैं। क्या है वो अपडेट कि नो एडवर्स हेल्थ इफेक्ट हैज बीन कैजुअली लिंक विथ एक्सपोजर टू वायरलेस टेक्नोलॉजीज। मतलब इसके बारे में जो है वो ज्यादा रिसर्च पेपर अभी तक पब्लिश नहीं हुए हैं। कोई खास इसके लिए हमारे पास में रिसर्च नहीं है जिसके बेसिस पे ये कहा जाए कि 5G नेटवर्क जो हैं वो हार्मफुल हैं। लेकिन फिर भी ये कई स्टडीज के अंदर सामने आया है कि ये स्किन को, आंखें जो हैं, आईज को, उनको ये इफेक्ट करते हैं। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा तो टेक्नोलॉजी को तो हम लोग को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। इसके साथ में ही हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई हार्मफुल इफेक्ट जो है वो इसका नहीं हो रहा हो। तो आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, विच इज द फर्स्ट 5G सपोर्टेड स्मार्टफोन। इसका आंसर जो है वो मुझे आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है और इसका